दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जो हमारा 6th एपिसोड था, इससे पहले माफ कीजिएगा, जो हमारी 7th क्लास थी इससे पहले 07th एपिसोड था, उसमें हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में मतलब ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किया था। अब आज यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज के बारे में और क्या उनकी वजह से इमेज बनती है और बाकी प्रॉपर्टीज लाइट वगैरह, तो यहाँ से हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये पीडीएफ आपको दोस्तों मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। A lens is a piece of transparent material bounded by two graphical surfaces, spherical surfaces। मतलब लेंस का ये कहने का मतलब ये होता है कि ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसके अंदर हम इजीली मतलब चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन ये चीज़ बोल रहा है यहाँ पे बाउंडेड बाय टू स्पेरिकल लेंसेज। दो ऐसे स्पेरिकल लेंसेज होते हैं, एक तरफ एक यहाँ की तरफ होता है, एक इधर की तरफ होता है। दोनों ने इसको जब बॉन्ड किया होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल लेंस बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस होता है लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स एंड। यहां पे आप देखिए, इमेज देखिए, ये एक लेंस है दोस्तों जो मिड में, माफ कीजिएगा, जो मिड में क्या होता है? मोटा होता है और साइड्स में पतला होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस या फिर कन्वेक्स लेंस। उसके बाद जो डाइवर्जिंग लेंस होता है, जो कनकेव लेंस होता है, इसको ये क्या होता है? थिनर होता है एजिस पे। ये एजिस पे मोटा होता है और बीच में पतला होता है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने की हैं। जो हमारा लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, इसके दो फोकस होते हैं, F1 और F2। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ये जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी जो लाइन जो है वो जो इसको ज्वाइन करती है, यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो आपकी लाइन है। ये टर्म्स आप खुद ही याद कर लेना यहाँ पे। बाकी जो है वो पोल और फोकस के बारे में ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, जब आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो आपकी इमेज जो है वो कन्वेक्स लेंस में एट F2 बनती है और हाईली डिमिनिश्ड इमेज होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ठीक है, ऐसे तो आपको समझ आने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले यही पढ़ाता हूं, आपकी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले क्या होता है कि भाई आपका ऑब्जेक्ट जो है वो जब इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे आने के बाद सबसे पहली एक रे यहाँ ऊपर आएगी, इसकी बॉडी के ऊपर एक रे आएगी इसके सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ से जाने के बाद ये बी से क्रॉस होने के बाद यहाँ पे ये F2 के ऊपर जो है वो क्या बनाएगी? इमेज मीट करेंगी। दैट मीन्स यहाँ पे ये इमेज बना देगी, तो यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेज जो है वो क्या है? हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2F1, इसका मतलब ये हुआ 2F1 हम पीछे पढ़ रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने नाम दे दिया 2F1, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड C। जब ये बियॉन्ड C सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो इमेज जो है वो आपकी कहाँ पे बनती है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी जाती है, ऑब्जेक्ट 2F1 मतलब सेंटर ऑफ, इसको हम C मानते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरी साइड से सेंटर ऑफ कर्वेचर और F2 के बीच में आपकी इमेज बन जाती है और आपकी इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। इमेज जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है आपका 2F1 पे रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे हमने लेंस मिरर्स में हमने पढ़ा 2F1 का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है वो रखा जाता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनाता था स्फेरिकल मिरर्स में। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है लेंसेज के केस में भी ये 2F2 पे ही जो है वो आपकी इमेज बनाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। उसके बाद बोल रहा है कि भाई आप एक स्टेप इधर अंदर चले गए और यहाँ पे देखा आपने कि फोकस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा आपने, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन गई। ठीक है, अब आप इधर की तरफ जा रहे हैं और इमेज इसकी उधर की तरफ भाग रही है। ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आपका लास्ट जब आपने सेकंड लास्ट जब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? फोकस के बीच में रखा, F1 के बीच के ऊपर रखा, तो आपकी इमेज जो है वो कहाँ पे बन गई? इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे बन गई। मैंने जो आपको पीछे बताया था कि भाई जब आप एक कनकेव मिरर के फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो इमेज कहाँ पे बनती है आपकी? वो इन्फिनिटी पे बनती है। ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, और F1 और O के बीच में जो है वो कहाँ के बीच में? अब लास्ट जो है वो यहाँ पे
बचता है आपका पॉइंट F1 और O पॉइंट ये। तो फोकस और पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है उसके बीच में, तो इमेज जो है वो बहुत बड़ी बन जाती है। कहाँ पे बन जाती है? बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बन जाती है, लेकिन बहुत बड़ी आपकी इमेज जो है वो बन जाती है। तो यहाँ से जो है वो आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है वो ये है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंसेज। कनकेव लेंस बोलता है कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज आपकी F2 पे बनती है। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी और आपके फोकस के F2 के पीछे बनती है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में यहाँ पे इमेज बना देता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है F इज इक्वल टू M1 प्लस M1 इंटू M2। तो पावर ऑफ लेंस किसके बराबर होता है? 1 फोकस के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों मेरा लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला का मतलब होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये मिरर फार्मूला की तरह ही होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि भाई मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है। उसके बाद है दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इजैक न्यूटन ने क्या किया? बोलता है जब एक नैरो बहुत ही तंग बीम ऑफ लाइट क्या होती है, एक प्रिज्म के ऊपर पड़ती है, ये इमेज जो है वो ना सिर्फ डेविएट होती है बल्कि ये बहुत सारे स्प्लिट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में जो है वो स्प्लिट होके चली जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मतलब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है आपका प्रिज्म। प्रिज्म के ऊपर आपने एक नैरो एक बहुत ही तंग इंसिडेंट लाइट डाल दी, वो इंसिडेंट लाइट ने क्या काम किया? वो यहाँ से स्प्लिट हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, और इस तरह से जो है वो आपका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह से यहाँ से डेविएट होके इधर चली गई। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्स हो गई आपकी लाइट। और इसके कलर्स क्या होते हैं? VIBGYOR। तो इसको हम बोलते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, रेड। ठीक है, इसको हम ऐसे विबग्योर ऐसे याद रख सकते हैं, VIBGYOR। कलर जो है वो ऑब्जेक्ट का डिटरमाइन किया जाता है कलर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय इट। मतलब कहने का ये है कि भाई आपकी अगर आपकी शर्ट आपने अभी वाइट शर्ट पहनी है, तो आपकी वाइट शर्ट पहनी है, दैट मीन्स आपकी वाइट शर्ट ने वाइट लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट की है, उसके अंदर उसने वाइट लाइट की रिफ्लेक्शन की है, इसलिए वो जो है आपका जो है वो कलर पता चल जाता है कि भाई ये आपकी वाइट लाइट। जैसे मुझे अभी अगर मान लो रेड शर्ट लगी है, तो मेरी जो यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइट है, लाइट ने मेरे रेड कलर को जो है वो रिफ्लेक्ट किया है, तो उसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द कलर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय इट। वायलेट कलर डेविएट्स थ्रू मैक्सिमम एंगल एंड रेड डेविएट थ्रू मिनिमम एंगल। तो VIBGYOR जो वायलेट होता है दोस्तों, वायलेट क्या करता है? मैक्सिमम एंगल से डेविएट करता है। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वायलेट, और जो रेड होता है, रेड जो है वो मिनिमम से क्या करता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लेंस फार्मूला ये तो मैंने आपको बताया। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? कलर होता है रेड प्लस ग्रीन प्लस वाइट इज इक्वल टू ब्लू इज इक्वल टू वाइट, रेड प्लस ब्लू इज इक्वल टू मैग्नेटा। उसके बाद ब्लू प्लस रेड इज इक्वल टू पीकॉक ब्लू, रेड प्लस ग्रीन इज इक्वल टू येलो। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो ये चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब देखो, अगर एक गुलाब जो है वो एक फूल रेड अपीयर करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने लाल लाइट को जो है वो क्या किया है? एब्जॉर्ब किया है। लाल लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, मच ऑफ द लाइट ऑब्जर्व इज ऑब्जर्व्ड बाय द फाइन डस्ट पार्टिकल्स absorbed air in some other direction, this is called scattering of light। मतलब ये होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डस्ट पार्टिकल और एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? यहाँ पे हमारी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, when the sunlight passes through the earth atmosphere, much of the light is absorbed by the। अब छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं? उस लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। तो वो जो एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो पार्टिकल इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। दोस्तों आपने जंगल में देखा होगा, जंगल में जब भी आप जाते हैं,
अगर दिन के 11 बजे भी आप देखोगे तो वहां पे कहीं किसी जगह पे एक पर्टिकुलर किरण पड़ रही होती है, सन की सन रे पड़ रही होती है, बाकी जगह क्यों नहीं पड़ती है? बिकॉज ऑफ दिस व्हाट कॉल्ड Tyndall effect. The blue color light present in the white sunlight is scattered much more easily by air molecules cause blue color of the sky. अच्छा, कलर स्काई का मतलब स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? यहाँ पे ये भी आपको रीजन पता होना चाहिए। बोलता है कि द ब्लू कलर्ड लाइट जो होती है प्रेजेंट इन द वाइट सनलाइट, जो हमारा सनलाइट होता है ना, देखो जो हमारी सनलाइट होती है, सन में क्या होती है, एक ब्लू कलर की एक लाइट होती है जो उसमें प्रेजेंट होती है। अब वो इजीली जब स्कैटर हो जाती है एयर मॉलिक्यूल की वजह से, उससे क्या होता है, हमारा जो है वो सनलाइट स्कैटर करता है स्काई ब्लू। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि भाई स्काई ब्लू क्यों है, आसमान का कलर क्यों ब्लू है। तो उसका रीजन यही है कि जो सन की, सूरज के अंदर जो लाइट प्रेजेंट होती है, एक और लाइट प्रेजेंट होती है, उसे हमें पता नहीं थी या पता नहीं है, तो ब्लू कलर लाइट होती है। अब वो ब्लू कलर लाइट जब क्या होती है प्रेजेंट इन द वाइट सनलाइट, जो स्कैटर मच जो इजिली हो जाती है ब्लू कलर लाइट सनलाइट की, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वो हमारी हो जाती है ब्लू कलर लाइट दैट कॉजेज ब्लू कलर ऑफ द स्काई। उसके बाद उसी वजह से सन स्काई का ब्लू कलर हो जाता है। सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड एट सनसेट बिकॉज एट द टाइम मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर प्रेजेंट इन द सनलाइट हैज स्कैटर्ड आउट एंड अवे इन द डायरेक्टेड सनलाइट बीम एंड रीचेज आवर आई। अब सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो सन का कलर होता है अपीयर्स टू बी एज कैसे प्रेजेंट स्कैटर्ड अपीयर्स रेड क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि उसकी जो लाइट सनलाइट प्रेजेंट इन द सनलाइट, जो ब्लू कलर लाइट होती है वो स्कैटर्ड हो गई होती है, ठीक है, अवे हो जाती है इन द डायरेक्ट सनलाइट बीम एंड दैट रीचेज आवर। तो वो जब स्कैटर्ड दूर चली जाती है, जो ब्लू लाइट होती है सनलाइट की, स्कैटर्ड होने के बाद जो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है तो हमें वो लाल दिखाई देती है। बाकी डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर बिकॉज रेड कलर of light scatters least and therefore signal can be seen from far। इसीलिए हमें सिग्नल्स को जो है वो बाहर से दिखा जाता है, क्योंकि जो सिग्नल्स होते हैं लाल के, रेड कलर के, बिकॉज ऑफ रेड कलर वो स्कैटर बहुत कम करता है, क्योंकि अगर आपकी लाइट स्कैटर हो जाएगी फिर वो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। उसके बाद बोलता है इफ द अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर देयर वुड हैव बीन नो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट एट ऑल। अगर बोलता है कि अगर अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है तो उससे क्या होगा, देयर वुड हैव बीन नो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट एट ऑल, वहां पे कोई भी किसी तरह का सनलाइट स्कैटरिंग नहीं होगा। इन दैट केस नो सनलाइट फ्रॉम द स्काई वुड हैव इंटर्ड इन आवर आईज। और बोलता है कि अगर हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर यानी कि नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी स्कैटरिंग सनलाइट नहीं होती तो हमारी लाइट जो है वो आंखों में आती, वुड हैव इंटर्ड इनटू आवर आईज एंड स्काई वुड हैव नेवर डार्क एंड ब्लैक टू अस। तो स्काई हमारा कभी वुड हैव, हाँ स्काई तो हमारा ब्लैक और डार्क जो है वो हमारे लिए होता, ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस बोलता है कि जब दो लाइट्स क्या करती हैं, एग्जैक्टली एक फ्रिक्वेंसी की ट्रेवल करती हैं एक मीडियम में और एक ही डायरेक्शन में, देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन एट द सेम टाइम। मतलब एक लाइट्स जब एक ही डायरेक्शन में एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही होती हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट पहुंचता है, एक पॉइंट पे वो क्या करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। वो लाइट्स जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं एट ए मैक्सिमम इंटेंसिटी, उस पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और उस इंटेंसिटी जो है वो बाकी लाइट्स की इंटेंसिटी, बाकी जगहों पे इंटेंसिटी कम होती है, तो जहां पे वो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिर से बताता हूं, जब दो रेज क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं एक मीडियम में इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन एट द सेम पॉइंट्स, जब एक मीडियम में एक ही डायरेक्शन में दो लाइट्स ट्रेवल कर रही होती हैं, वो एक पॉइंट पे जाके मीट करती हैं, उनके मीट करने की वजह से क्या होता है दोस्तों, मेरे दोस्तों, वहां पे जो है वो इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, बाकी जो जहां पे जो वो मीट नहीं करती, बाकी पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। अब थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन वाटर सरफेस। अच्छा देखो,
जब आप एक छोटा सा ऑयल का छोटा सा ड्रॉप डालोगे पानी के ऊपर, तो वहां पे क्या होगा, एक बबल जैसा बनेगा, या सोप बबल्स बनते हैं, वो भी क्या होते हैं, या आपका जो वो आपका जो पाउडर होता है, जिससे वॉशिंग पाउडर होता है, तो उससे जब आप कपड़े धोते हो उससे भी क्या बनता है, आपके बबल्स बनते हैं। वो बबल्स बड़े बड़े, वो बबल्स किसकी वजह से बनता है मेरे दोस्तों, वो यहाँ पे इंटरफेरेंस की वजह से बनता है। पोलराइजेशन इज द ओनली फिनोमेनन व्हिच प्रूव्स दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, पोलराइजेशन एक ही अकेला एक प्रोसेस है जिसने प्रूव किया है, और जो प्रूव करता है कि लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, जो किस फॉर्म में चलती है, हमारी इस तरह से, इस शक्ल में इसकी जो है वो चलती है। बाकी डिफ्रैक्शन बोलता है क्या होता है, अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो रखा जाता है सोर्स और लाइट के बीच में, तो कुछ शेडो जो है वो ऑब्टेन किया जाता है स्क्रीन पे। दिस शोज दैट द लाइट विच ट्रेवल्स द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, ऑब्स्टेकल इज स्मॉल। तो then the departure from the there is a straight line propagation to the light bends to the corners of the and enters the geometrical shadow. This bending of light is called diffraction. मतलब आपने क्या काम किया, एक शेडो, एक मोटा, एक यहाँ से आपने आपने टॉर्च से लाइट डाल रहे हो, यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट जो वो ऑब्स्टेकल रख दिया। ऑब्स्टेकल रखने की वजह से क्या हुआ, आपका जो वो लाइट कुछ ऐसा कोना होगा, छोटा सा बीच में छोटू सा कॉर्नर होगा, यहाँ पे इसके बीच में छोटा सा एक कॉर्नर होगा, यहाँ पे लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, यहाँ से इस तरह से जो है वो इस तरह से जब निकलेगी, यहाँ से जो डिपार्ट करेगी तो कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टल, तो एक ज्योमेट्रिकल शेडो बना देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन आई क्या होती है, बोलते हैं ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारी क्या बनाता है, रियल इमेज ऑब्जेक्ट्स की बनाता है। द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट as well as nearby objects on retina by changing the focal length of the lens is called accommodation. असल में ह्यूमन आई जो है हमारी एक इंस्ट्रूमेंट है जो देख पाती है चीज़ों को, रियल इमेज बनाती है ऑब्जेक्ट्स की। बोलता है हमारी आई की एबिलिटी, वो एबिलिटी जो फोकस करती है दूर के ऑब्जेक्ट्स को या फिर नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को रेटिना पे। हमारी आई का एक पार्ट होता है रेटिना पे बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो है वो उसको चेंज करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं हम। लीस्ट डिस्टेंस जो होता है, सबसे कम डिस्टिंक्ट विजन का क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने बुक रखी है, तो कम से कम जो आपका डिस्टेंस होना चाहिए आपकी और आपकी बुक के बीच में, वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। फार पॉइंट जो है वो हमारे नॉर्मल आई जो है वो नॉर्मल आई का इन्फिनिटी होता है। दूर आप पता नहीं कितना भी देखो, लेकिन नज़दीक आपका बस 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक आपने अपनी आंखों पे नहीं लाना है ऑब्जेक्ट, और उससे जो है वो आप स्ट्रेस डालोगे। बहुत सारे क्या करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं कि आंखों के नज़दीक बहुत ज़्यादा लाते हैं कभी कभी, और आंखों के नज़दीक पढ़ने लग जाते हैं। वो भी एक प्रॉब्लम बन जाती है, हैबिट बन जाती है। फिर 25 सेंटीमीटर के अंदर आप पढ़ने लग जाते हो, उससे आपकी आई में प्रॉब्लम होने लग जाती है। बाकी डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई क्या क्या होते हैं, बोलते हैं जब हमारी ये आंख होती है, इसके अंदर जो एबिलिटी होती है उसको देखने की, उसका हम क्या बोलते हैं, विजन बोलते हैं। इसकी डिफेक्ट्स, और इस विजन बोलता है जब आंख देख ही नहीं पाती है कुछ चीज़ को, उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट बोलते हैं। दीज आर ऑफ फॉलोइंग ह्यूमन देयर आर फॉलोइंग डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहला है मायोपिया। एक आदमी जिसको मायोपिया हुआ है, जो वो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट्स को आराम से देख सकता है, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो नज़दीक वाली चीज़ों को आराम से देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ से समझो आप, यहाँ से कम से कम कोई 6-7-8 किलोमीटर दूरी पर एक प्लेन एरिया में हूँ, मैं थोड़ी सी पहाड़ी पे हूँ, और प्लेग्राउंड दिख रहा है, और प्लेग्राउंड में मुझे ये भी नहीं दिख रहा है कि भाई प्लेयर्स की कौन सी किट पहनी है, क्या हो रहा है वहाँ पे, मैच हो रहा है, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड योर मायोपिया। यानी कि दूर की चीज़ें जो है वो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं। अब वो क्यों होता है, क्योंकि हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, या फिर ड्यू टू आई बॉल्स बीइंग टू लॉन्ग, जो आई बॉल होता है वो काफ़ी लंबा होता है, उसकी वजह से। बाकी हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है दोस्तों, जब एक आदमी हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा होता है, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है, मतलब नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, बट नॉट नियर, हाँ वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को आराम से देख सकता है, लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है। अब कन्वेक्स लेंस इसके काम आता है दोस्तों, जब हम क्या होता है कि अगर
दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो नहीं देख पाता है, लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देख पाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। अब बोलता है कि द डिफेक्ट, ये ऐसा डिफेक्ट जिस डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रिया। क्यों, किस वजह से होता है? ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। लो पावर ऑफ लेंस जो उसके अंदर आंख के अंदर होता है, उसकी कन्वर्जिंग पावर लो होती है। ड्यू टू आईबॉल बीइंग टू शॉर्ट, तो उसका आईबॉल भी जो है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। उसके बाद एक और बीमारी होती है, उसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई इज सो मच लॉस्ट दैट ए पर्सन कैन नेदर सी द नियर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली नॉर द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बोलता है कि ये इस तरह का होता है पावर अकोमोडेशन प्रेसबायोपिया, कि ये ना ही वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट देख सकता है और ना ही दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकता है। ठीक है, तो टू करेक्ट दिस बायफोकल लेंस जो है वो इसमें काम आता है हमें। बायफोकल उसके बाद दोनों आंखों से जो है वो दिखाई देता है, चाहे दूर का हो फिर चाहे नज़दीक का। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? डिफेक्ट पर्सन जो है वो क्या कर सकते हैं? कैन नॉट डिस्टिंक्टली सी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन साइमल्टेनियसली। जो है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को एक बंदा नहीं देख सकता है। ठीक है, एट ए नॉर्मल डिस्टेंस। कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट होता है, ये एक डिफेक्ट होता है ओपेक which white membrane which developed on cornea due to which a person loses power of vision partially or completely। ठीक है, तो कैटरेक्ट क्या होता है भाई? ओपेक। ये यहाँ पे क्या होता है कि वाइट मेम्ब्रेन जो होता है आपकी कॉर्निया पे डेवलप हो जाता है, और उससे क्या होता है कि पर्सन की जो आंखों की रोशनी है वो कम्प्लीटली फिर चली जाती है। तो डिफेक्ट इसको रिमूव किया जाता है थ्रू रिमूविंग दिस मेम्ब्रेन थ्रू सर्जरी। इसको सर्जरी के साथ रिमूव करने के बाद जो है वो हम यहाँ पे सर्जरी के बाद इसको हम रिमूव कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो अकर होता है, जो होता है किसकी वजह से? इनहेरिटेंस की वजह से। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। और डाल्टन वाज ए कलर ब्लाइंड, तो जॉन डाल्टन जो है वो एक कलर ब्लाइंड था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मतलब वो एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन। अब बहुत बड़ा केमिस्ट था दोस्तों। ही वाज क्या, वो क्या था? वो एक, उसकी कलर ब्लाइंडनेस थी। ऑप्टिकल मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या होती है? एक इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्जेक्ट्स को आराम से देख सकती है, टू स्मॉल, बहुत सारे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखती है जो हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, अब सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है? कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, इसमें जो है वो हम देखते हैं कन्वेक्स लेंस होता है हमारी माइक्रोस्कोप में, और वो उसमें क्या होता है? फोकल लेंथ कम होता है। बाकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? m इज इक्वल टू 1+d/f। ठीक है, उसके बाद होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, m इज इक्वल टू m0 into m, where m0 is the magnification of the object of lens, m is the magnification of the eyepiece। बोलते हैं टेलीस्कोप क्या होता है? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों जो ऑब्जर्व करने के काम आता है। किसके? बहुत सारे हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट, जो दूर की चीजों को दिखाने के काम आता है। माइक्रोस्कोप का काम होता है नजदीक का देखना, और टेलीस्कोप का होता है दूर का देखना है। अब दो तरह की टेलीस्कोप होती है, एक होती है एस्ट्रोनॉमिकल, जिसको केपलर ने 1611 में जो है वो इन्वेंट किया था। बाकी गैलीलियन टेलीस्कोप जिसको इन्वेंट किया था गैलीलियो ने 1609 में। उसके बाद दोस्तों बोल रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है? ऑब्जेक्ट लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस का क्या होता है? आप लार्ज फोकल लेंथ का होता है, और आईपीस का जो है वो आईपीस इज ए कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। बाकी गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट लेंस इज कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, बट द आईपीस इज ए कॉन्केव लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक है, बाकी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है? m इज इक्वल टू f0/fe। ठीक है, तो f0 क्या होता है हमारा? fe होता है फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, f0 होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट। बाकी लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब l इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? f0 प्लस fe। उसके बाद गैलीलियन ट्रांसपोर्ट का क्या है? l इज इक्वल टू f0 प्लस e। Persian telescope consists of two microscope mirrors inclined at an angle of 45 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे दोस्तों आज का जो है वो हमारा ऑप्टिक्स का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यहीं पे हम इसको समाप्त कर देते हैं। बाकी अब हम जो है वो क्लास 12th के आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फिर फिजिकल, ये इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे आपकी फिजिक्स के चैप्टर्स। तो आप जो है वो बने रहे हमारे साथ। बाकी ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मुझे अभी के लिए फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।